स्टोरी 2 लाइक कमेंट करना ना भूले। स्माइलिंग फेस। 69 हमला। व्यानश सानवी को आइसक्रीम देकर मन रहा था क्योंकि वो उससे नाराज थी और सानवी ने बहुत अच्छे से उसके सॉरी को रिजेक्ट कर दिया था। व्यानश ने हैरानी से उसे देखा। उसने कहा, तुम। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। तो फिर बताओ मुझे, मैं तुम्हें सॉरी किस तरह से कहूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी? सीरियसली मिस्टर रायजादा, आपने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। तो आप अपने बच्चों वाली ट्रिक प्ले करना बंद कीजिए। सानवी ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा। व्यानश ने गहरी सांस ली और कहा, ओके फाइन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सानवी ने कहा, हमें खुली हवा में कुछ देर अकेले सांस लेनी है, क्या आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं? व्यानश ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा। अजीब लड़की है, उसने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा और अब जब कह रहा है तो ये भाव खा रही है। व्यानश को समझ नहीं आ रहा था कि इन लड़कियों को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। वो उसे कुछ कहता उससे पहले उसे कुछ दूर पर कुछ लोग नजर आए जो उन्हें चुपके चुपके देख रहे थे, लेकिन व्यानश के देखते ही उन लोगों ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उन्हें देखकर व्यानश की आंखें गहरी हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, हक यू माया। सानवी के कानों में जब उसकी बात पड़ी तो उसने उसे अजीब तरह से देखा। व्यानश को एहसास हुआ उसने क्या कहा। वह उसे देखते हुए बोला, नो नो नॉट लाइक दैट, आई जस्ट कर्स हर, और उसने अपने कंधे उठाए। सानवी ने कुछ नहीं कहा। व्यानश आकर कार में बैठ गया। वो जानना चाहता था ये लोग जो उसके पीछे हैं वो सच में माया के लोग हैं या नहीं। अगर है तो व्यानश को ये सोचकर एक्साइटमेंट हो रही थी कि काफी दिनों बाद उसे फिर से किसी की हड्डी तोड़ने का मौका मिलने वाला था। वह कार स्टार्ट करते हुए बोला, क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है? उसने सानवी को देखते हुए पूछा और कार स्टार्ट की। सानवी ने कंफ्यूज होते हुए उसे देखा और बोली, मतलब चलो धमाका करते हैं, व्यानश ने कहा और कार बहुत तेज स्पीड से दूसरी तरफ घुमाया। सानवी ने कसकर डैशबोर्ड को पकड़ लिया। व्यानश ने रियर व्यू मिरर में देखा कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। वह बहुत स्पीड से कार भगा रहा था। तभी पीछे से आ रही है मोटरसाइकिल उसके एकदम पास आकर उसके साथ चलने लगी। व्यानश में उसे देखा, उसके हाथ में गन थी और उसने उसे व्यानश के ऊपर पॉइंट किया था। सानवी नहीं ये देखा तो घबरा गई। व्यानश ने कर उसे मोटरसाइकिल वाले की तरफ घुमाया और उसे टक्कर मारी जिससे वह वो मोटरसाइकिल घसीटते हुए रोड पर गिर गई। व्यानश मुस्कुराया। उसने फिर से मिरर में देखा, अभी भी 2-3 लोग उसके पीछे आ ही रहे थे। उसने कार एक गली में घुसा दिया। सानवी ने कहा, ये लोग कौन है मिस्टर रायजादा? ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? उसके सवाल पर व्यानश ने कहा, मैं भी नहीं जानता ये लोग कौन है, लेकिन इतना जानता हूं नेक लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। सानवी चुप होकर बैठ गई। तभी उसकी तरफ एक बाइक वाला आया। उसने भी गन से उन्हें फायर करना चाहा, लेकिन व्यानश ने फिर से वही किया। तभी किसी ने फायर की और गोली व्यानश की कार के टायर पर लगी और व्यानश की कार लहराते हुए एक दीवार से टकरा गई। सानवी का सर डैशबोर्ड से टकरा जाता अगर व्यानश ने अपना हाथ उसके सामने नहीं किया होता। उसने पूछा, तुम ठीक हो? सानवी ने सर हिलाया, लेकिन तब तक सानवी के माथे पर एक लाल रंग उभर आया था। उसने उसे देखा और दांत कस लिया। उसने कहा, कार से बाहर मत आना। वह अपना सीट बेल्ट हटाते हुए जल्दी से कार से बाहर निकल गया। वह अपनी कमर से गन निकालकर उसे लोड करते हुए उनकी तरफ बढ़ा। उसने अपने सामने से आ रही बाइक पर एक आदमी को गोली मारी, वो वहीं गिर गया। तभी वहां एक कार आकर रुकी। वहां से कुछ लोग बाहर आए और व्यानश की तरफ बढ़ गए। व्यानश ने गुस्से से सबको देखा और उन पर टूट पड़ा। उसने किसी को लातों से मारा तो किसी को घूंसों से। उसने एक एक करके सबके हाथ पैर तोड़ दिए और उन्हें अधमरा सा छोड़ दिया। उसने एक आदमी के हाथ को पकड़ा और उसे तोड़ने जा रहा था कि तभी उसे सानवी की चीज सुनाई दी। वह रुक गया। उसने सानवी की तरफ देखा जहां एक आदमी काले मास्क में सानवी को पकड़कर खड़ा था। उसके हाथ में चाकू थी और चाकू का नोक सानवी की गर्दन पर। सानवी बड़ी बड़ी आंखों से व्यानश को देख रही थी। वही उसे इस तरह देखकर व्यानश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह मास्क वाले आदमी की आंखों में देखने लगा। रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा, उस मास्क वाले ने कहा और चाकू और भी सानवी की गर्दन में दबाने लगा। सानवी ने अपनी सांसें रोक ली क्योंकि एक रॉन्ग मूव और उसकी गर्दन कट जाती। व्यानश उसकी आंखों में डर साफ देख पा रहा था। मास्क वाले आदमी ने व्यानश को देखा और कहा, जाने दो उन्हें, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। व्यानश ने गहरी आंखों से उसे देखा, फिर सानवी को। उसे ऐसे देखकर व्यानश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उस आदमी को देखा और कहा, रॉन्ग मूव यू बास्टर्ड,
और वो उस आदमी के हाथ को पकड़कर घसीटते हुए उसके पास आने लगा। मास्क वाला आदमी उसे अपने पास आते देखकर पीछे जाने लगा और उसके साथ सानवी भी पीछे जा रही थी। तभी अचानक से व्यानश ने उस आदमी के सीने पर गोली मारी जिसे वो घसीट रहा था। उसके खून की छींटे व्यानश के कपड़े और चेहरे पर पड़ने लगे। सानवी ने कसकर आंखें बंद कर ली और मास्क वाले आदमी का भी हाथ काम गया, लेकिन व्यानश नहीं रुका। वो अभी भी मास्क वाले आदमी की आंखों में देख रहा था। उसने 3 बार उसे गोली मारी जिससे वो आदमी मर गया। व्यानश ने झटक कर उसके हाथ को छोड़ा और इस बार गन का निशाना मास्क वाले की तरफ किया। वो उसी तरह चलते हुए उसके पास आने लगा। वहीं रुक जाओ, मैं मार दूंगा इसे, मेरे पास मत आना, उस आदमी ने कहा, लेकिन व्यानश नहीं रुका। वो बिना किसी भाव के बोला, मैं 3 तक गिनता हूँ, बता किसने भेजा है तुझे, क्योंकि माया के लोग इतने फट्टू तो नहीं हो सकते, तो जल्दी बता। कहते हुए वो उसकी आंखों में घूरने लगा। 1, 2, वो आदमी अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन व्यानश उसकी आंखों में डर साफ देख पा रहा था। 3, व्यानश ने काउंट खत्म किया और गोली चलाई, लेकिन उस आदमी का गुड लक, गन की सारी बुलेट खत्म हो गई थी। उसने व्यानश को देखा। उप्स, माय बैड लक, व्यानश ने खुद का मजाक बनाते हुए कहा। वो आदमी उसे ऐसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसके सर के बीचों बीच आकर लगी और सानवी की जैसे सांसें ही अटक गई। वो खड़ी खड़ी कांपने लगी। वहीं वो आदमी पीछे की तरह गिर गया। व्यानश गन पर फूंक मारते हुए उसके पास आया। उसने उस आदमी को देखा और उसके पास बैठ गया। उसने उसके गाल को पकड़कर मास्क को हटाया और उसके गाल पर थपथपाते हुए जगाने लगा, हे उठो, लेकिन वो मर चुका था। उसने उसकी हथेली चेक की जिसमें एक मार्क बना था। अगर भेजना ही था तो कोई ढंग का भेज देता चौहान, कैसे नामर्दों को भेज दिया था मेरा मुकाबला करने। उसने अजीब सा मुंह बनाया और खड़ा हो गया। उसने सानवी को देखा जो अभी भी सीधी खड़ी थी। उसने उसके गाल को थपथपाया, हे वेकअप, सो गई क्या? सानवी होश में आई। उसने व्यानश को देखा और बोली, क्या हम जिंदा हैं? व्यानश ने हाँ में सर हिलाया। तो सानवी ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तो सानवी उसके हाथ को झटकते हुए बोली, दूर रहिए हमसे, आपकी वजह से हम मरते मरते बचे। और वो इधर उधर देखने लगी और चारों तरफ का नज़ारा देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या किया आपने? सानवी ने घबराते हुए कहा, क्योंकि उसके सामने कई लोग घायल पड़े थे और उसका नाजुक दिल ये सब पहली बार देख रहा था। उसने गुस्से से व्यानश को देखा और कहा, ये सब अपने किया? आप एक मॉन्स्टर से कम नहीं हैं। व्यानश हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या तुम थोड़ी सी पहल हो? अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो ये लोग हमें मार देते। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और गाउन को पकड़ कर जाने लगी। व्यानश उसके पीछे आते हुए बोला, अब तुम कहाँ जा रही हो? रुको। वो उसके पीछे आते हुए अर्जुन को फोन मिलाने लगा, लेकिन अर्जुन फोन अटेंड नहीं कर रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो गुस्से बोला, बास्टर्ड, कहाँ मर गया है? दूसरी तरफ अर्जुन का फोन उसके पैंट के पॉकेट में बज रहा था, जो कि इस वक्त जमीन पर पड़ा था। वहीं उस फोन का मालिक यानी कि अर्जुन अपने नीचे पड़ी प्रिया के होठों का आनंद ले रहा था। उसे ख्याल ही नहीं था कि उसका फोन बज रहा है और न ही प्रिया को उसकी खबर थी। अर्जुन के होंठ प्रिया के होठों से जुड़े हुए थे। प्रिया की आंखें बंद थीं और वह अर्जुन की जेंटलनेस को पूरी तरह से महसूस कर रही थी। अर्जुन उसके ऊपर था। वो उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। वो कभी उसकी आंखों पर किस करता तो कभी उसके गालों पर। प्रिया भी शराब और मदहोशी के नशे में खोई हुई थी। अभी तक उसकी खूबसूरत गर्दन अर्जुन के दिए लव मार्क से भर गई थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने उसके होठों से दूर हुआ और बोला, यू नो वॉट, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। उसकी बात सुनकर प्रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में उसे देखकर चमक थी। अर्जुन ने कहा, आई आर रेडी प्रिंसेस। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया ही था कि अर्जुन की हरकत की वजह से उसके मुंह से चिंक निकल गई। अर्जुन ने उसके मुंह पर हाथ रखा। प्रिया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अर्जुन के सीने पर मारने लगी। वो खुद को हिलाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने नीचे जकड़ रखा था। अब तक प्रिया का नशा पूरी तरह से उतर गया। उसने अर्जुन को अपने पास देखा तो उसे एहसास हुआ वो क्या कर रही थी। वो उसके गाल पर और सीने पर मारने लगी। अर्जुन ने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसके हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस किया। प्रिया झटपटाते हुए बोली, प्लीज छोड़ो मुझे। यू बास्टर्ड, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखें गहरी हो गई। उसने उसे का कर दबाया और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस, बट यू आर टू लेट फॉर दिस, नाउ यू जस्ट बेग मी फॉर मर्सी। कहते हुए उसने अपना काम शुरू कर दिया। प्रिया जोर से चिल्लाई।
उसे वक्त लगा एडजस्ट होने में। कुछ देर बाद जब अर्जुन ने देखा कि प्रिया अब ज्यादा हरकत नहीं कर रही तो उसने उसके हाथों को छोड़ दिया और उसकी कमर को पकड़ लिया। वे दोनों बिना बेडशीट के भी पसीने से तरबदर थे। प्रिया की सांसें पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी और अर्जुन बस उसे फील कर रहा था। प्रिया का ये पहली बार था जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसके कंफर्ट का खास ख्याल रखा था। आफ्टर सम आवर्स दोनों की एनर्जी ने जवाब दे दिया। दूसरी तरफ सानवी चलते हुए आ रही थी और व्यानश उसके पीछे आ रहा था। वो सानवी को ही देख रहा था। वो जिद्दी बच्चे की तरह रूठकर जा रही थी। जब देखो तब ऊटपटांग हरकत करते रहते हैं, कभी उसकी जान लेना कभी उसकी। जैसे इंसान नहीं आलू प्याज हैं, हर एक बार तो प्यार काटते हुए इंसान भी रो देता है, लेकिन इन्हें तो इंसानों की जान लेने का भी कोई पछतावा नहीं है। वो इसी तरह बड़बड़ाते हुए जा रही थी और व्यानश अपने दोनों हाथों को पेंट के पॉकेट में डालकर उसकी बातें सुनते हुए जा रहा था। तभी उसकी हील्स मुड़ गई। वो गिरती उससे पहले व्यानश ने उसे पकड़ लिया। सानवी ने ये देखा और उसे धक्का देते हुए बोला, हमने कहा न दूर रहिए हमसे, समझ नहीं आती आपको। कहते हुए वो अपनी हील को देखने लगी जो कि टूट गई थी। इसे भी अभी धोखा देना था, उसने सर हिलाते हुए कहा और उसे निकालने लगी। व्यानश उसे चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। सानवी ने अपनी हील उतारी और दूसरी को भी उतारने लगी, लेकिन होता है नए पैर पर ज्यादा देर के लिए खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही सानवी के साथ भी हुआ। उसने व्यानश को देखा और कहा, अब आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, मदद कीजिए हमारी। व्यानश ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है, तुम अकेली हो, काफी हो खुद के लिए। सानवी ने चिढ़ते हुए उसे देखा और मुंह बनाते हुए बोली, इनसे तो एक काम भी नहीं होता। और वो लड़खड़ा गई तो व्यानश ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे सीधा खड़ा किया और कहा, तुम ऐसे ही रहो, मैं करता हूँ। और वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसकी हील उतारने लगा। सानवी ने सहारे के लिए उसके सर को पकड़ लिया। व्यानश ने उसे देखा, सानवी उसे ही देख रही थी। व्यानश ने उसकी हील को उतारा और खड़ा हो गया। सानवी अब उसके सामने किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, क्योंकि वो व्यानश के सिर्फ सीने तक आ रही थी। व्यानश ने उसके सुंदर पैरों को देखा जो जमीन पर पड़े थे। उसे अचानक से उसके नाजुक पैरों की फिक्र होने लगी। वो उसकी टूटी हुई हील्स को दिखाते हुए बोला, अब क्या तुम ऐसे ही चलोगी, तुम्हारी हील्स तो बेकार हो गई। कहते हुए वह उसे फेंकने जा रहा था कि सानवी ने कहा, नहीं, उन्हें फेंकने के बारे में सोचना भी मत, वो हमारी फेवरेट है। व्यानश ने कहा, लेकिन ये अब कोई काम की नहीं है। सानवी ने कहा, हाँ तो हम इसे ठीक करवा लेंगे, आप बस इसे लेकर चलो। व्यानश ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, कम ऑन लिटिल रैबिट, तुम्हारा परी ट्रिलियनेयर है, तुम्हारे कपबोर्ड में इससे कई अच्छे से शूज रखे हैं। और वो उसे फेंकने जा रहा था कि सानवी ने कहा, खबरदार जो इन्हें फेंका, हम आपसे बात नहीं करेंगे। व्यानश ने उसे गहरी नजरों से देखा। सानवी ने उसे इग्नोर किया और मुंह बनाकर आगे चलने लगी। व्यानश ने हील्स को देखा और फिर खुद से बोला, कमाल के दिन आ गए हैं मुझे। द ग्रेट व्यानश सिंह रायजादा को अब ये 5.3 इंच की लड़की ऑर्डर दे रही है। और उसने अपना सर हिलाया और उसके पीछे चलने लगा। सानवी अपना गाउन उठाकर जल्दी जल्दी चल रही थी और व्यानश उसके पैरों को देख रहा था। वहीं सानवी को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसने कहा, कितना अच्छा होता अगर अभी हमारे पंख होते, हमें इस तरह चलना तो नहीं पड़ता। उसने इतना कहा ही था कि उसने महसूस किया उसके पैर हवा में हैं। सानवी ने हैरानी से व्यानश को देखा, जिसकी वजह से वो हवा में थी। उसने उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथों को लपेट लिया और बोली, आप बोलकर नहीं उठा सकते थे, अभी हमें हार्ट अटैक आ जाता। व्यानश उसे लेकर चलते हुए बोला, क्या इतना कमजोर है तुम्हारा दिल, बस मेरे छूने भर से तुम्हें हार्ट अटैक आ जाता। सानवी ने मुंह बनाया। व्यानश एक हाथ से सानवी की हील्स को पकड़े दूसरी हाथ से सानवी को उठाए चल रहा था। इस बात से अंजना की कोई उन्हें दूर से देख रहा है। कौन था? 70 बहकते जज्बात। व्यानश सानवी को अपनी बाहों में उठाए ले जा रहा था तभी, और सानवी उसके चेहरे को देख रही थी। उसने उसे ऐसे उठा रखा था जैसे उसके लिए सानवी का वेट कुछ हो ही ना, जैसे वो कोई रुई की बोरी हो। कुछ देर बाद व्यानश को पसीना आना शुरू हो गया, क्योंकि वे दोनों अब तक काफी दूर आ गए थे चलते चलते। सानवी ने कहा, व्यानश जी, आप मान क्यों नहीं लेते कि आप थक गए हैं, देखिए आपको पसीना आ रहा है। व्यानश ने उसे देखा और कहा, इससे कई गुना ज्यादा पसीना मैं जिम में बहाता हूँ, तुम्हें उठना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे भी तुम्हारा वेट उन डंबल से ज्यादा भी नहीं है जिन्हें मैं लिफ्ट करता हूँ। उसकी बात सुनकर सानवी ने हैरानी से उसे देखा। आपके कहने का मतलब क्या है?
व्यानश ने कहा, यही कि तुम मेरी छोटी खरगोश हो और मैं तुम्हें उठाकर सारा दिन चल सकता हूँ। सानवी ने मुंह बनाया, तभी उसकी नज़र समुद्र की लहरों पर पड़ी जो किनारों से वापस जा रही थी। वह उसके कंधे को मारते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, हमें नीचे उतारिए। व्यानश ने उसे उतार दिया। सानवी अपना गाउन उठाकर बीच की तरफ भागी। व्यानश ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चला गया। संभल कर गिर जाओगी, उसने इतना कहा ही था कि सानवी मुंह के बाल रेत के ऊपर गिर गई। व्यानश भागकर उसके पास आया, उसने उसे उठाया और बोला, तुम ठीक हो? सानवी के पूरे कपड़े रेत में सन गए थे, लेकिन उसने व्यानश के प्रेसेंस को इग्नोर किया और पानी की तरफ भाग गई। वहां पर हवाएं तेज चल रही थी और पानी की लहरें भी बहुत तेज थी। सानवी तो बच्चों की तरह पानी में खेलने में बिजी हो गई और व्यानश वहीं खड़ा उसे देख रहा था। सानवी अपने दोनों हाथों को फैलाकर पानी में गोल गोल घूमने लगी। उसके खिलखिलाने की आवाज व्यानश के कानों तक सुनाई दे रही थी और उसे उसकी हंसी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसे देखने लगा। ये लड़की सच में बच्ची से कम नहीं थी, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाया करती थी। वह मुस्कुराया, तभी उसने देखा सानवी पानी में गिर गई है। संभल कर वो उसके पास आ गया और सानवी को खड़ा किया। इस बार उसके कपड़े गीले हो गए थे और वो अपनी नेकलेस को खींचकर निकाल रही थी। उसने कपड़े की हालत देखी और गहरी सांस ली। अगर उसे पता चल जाता कि यह कपड़े कितने महंगे हैं और वह उसे इस तरह बर्बाद कर रही है तो वह कर पकड़ कर बैठ जाती, और उसकी वह नेकलेस तो दुनिया के आधे पॉपुलेशन की गरीबी दूर कर सकती थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। सानवी ने अपनी नेकलेस व्यानश के कोट के पॉकेट में डाला और फिर से खेलने लगी। उसने हंसते हुए कहा, आपको पता है हमें बीच बहुत पसंद है। हम बचपन से बीच घूमना चाहते थे लेकिन पापा की वजह से कभी जा नहीं पाए। और वो हाथों को फैलाकर फिर से गोल गोल घूमने लगी। जब जब समुद्र की लहर उसकी तरफ आता वो कूदने लगती। कितना मजा आ रहा है, उसने बच्चों की तरह कहा तो व्यानश बोला, ऐसा लग रहा है शराब तो मैंने पी है लेकिन नशा तुम्हें हो रहा है, कैसे अजीब हरकतें कर रही हो। सानवी ने हंसते हुए कहा, आप कितने बुद्धू हैं, बिना शराब के भला नशा कैसे होता है। व्यानश उसी तरह बोला, हाँ मुझे होता है, और बिना शराब के नशे का मजा ही अलग है। सानवी चुप हो गई और बोली, रियली बट हाउ? उद्धरण चिन्ह। व्यानश ने कहा, तुम सच में जानना चाहती हो? सानवी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हम जानना चाहते हैं। व्यानश ने सानवी के करीब आकर कहा, बिना शराब के नशा तो तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारी आवाज में। जब तुम मुझे देखती हो, जब तुम मुझसे बात करती हो तो मुझे नशा होता है। कहते हुए वह उसकी आंखों में देखने लगा। कह तो वह सोच रहा था सानवी की आंखें बहुत गहरी, खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। उसके इस तरह देखने से सानवी के गाल लाल हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था व्यानश कभी उसके साथ इतनी रोमांटिक बातें कर सकता है। व्यानश ने ही उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, और तुम जानती हो तुम्हारी आंखों के बाद सबसे ज्यादा नशीली चीज क्या है? सानवी ने नहीं, मैं सभी लाया। व्यानश ने उसके होठों को देखा और कहा, तुम्हारे होठ। सानवी का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी आंखें नीची कर ली। व्यानश की बातें सुनकर वह शर्मा गई थी। व्यानश ने उसी तरह कहा, तुम्हारे होठ मेरे लिए सबसे ज्यादा नशीली चीज है, मन करता है मैं इनका नशा पूरी जिंदगी भर करता रहूं। सानवी ने व्यानश को देखा और कहा, यू नो वॉट, आप बहुत बड़े ठरकी हैं। जब भी मुंह खोलते हैं आपके मुंह से ठरक ही टपकता है। जाने लगी तो व्यानश ने उसके एल्बो को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। सानवी उसके सीने से टकरा गई। व्यानश ने गहरी आंखों से उसे देखा और कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। करते हुए उसने सानवी के होठों को किस कर लिया। सानवी ने हामी से उसे दिखा। व्यानश ने उसकी कमर में हाथ लपेटकर उसे अपने पास खींच तो सानवी अपने पंजों पर खड़ी हो गई। व्यानश ने उसके सर को पकड़ रखा था जिसकी वजह से सानवी पीछे नहीं है पा रही थी। व्यानश ने इसी तरह उसके बंधे हुए बालों को खोला। सानवी के बाल उसके पीठ पर बिखर गए। व्यानश ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। हर बार की तरह इस बार उसके किस में कुछ तो अलग था। चांद की रोशनी और समुद्र की लहरों के बीच हुए दोनों एक दूसरे में खो गए। सानवी ने कसकर व्यानश के कोट को पकड़ लिया। कुछ देर बाद व्यानश सानवी से दूर हुआ। उसने कहा, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रही? सानवी ने पलकें झुकाते हुए कहा, हमें किस करना नहीं आता। व्यानश बोला, कॉपी मी, और उसने एक बार फिर से सानवी को किस कर लिया। सानवी ने आंखें बंद करने लगी और व्यानश को कॉपी करने लगी, लेकिन व्यानश इतना फास्ट था कि उससे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में घुल रहे थे। अचानक से व्यानश की किस एग्रेसिव होने लगी।
उसने सानवी को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। कुछ देर बाद वो उसके होठों को छोड़कर उसके जो लाइन पर किस करने लगा। सानवी की आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन उसका मन और उसकी बॉडी आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने सपोर्ट के लिए वियानश को कसकर पकड़ रखा था ताकि उसके पैर कमजोर न पड़ जाए। वियानश फिर से उसके होठों पर किस करने लगा। तभी वियानश का फोन उसके पॉकेट में बजने लगा। दूसरी तरफ अक्षय और सौरभ कार लेकर बीच से कुछ दूर सड़क पर कार से टिककर खड़े थे। अक्षय ने कहा, यार इन दोनों को देखकर लग नहीं रहा हमें इन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। सौरभ ने चिढ़ते हुए कहा, अरे यार ये लोग हम सिंगल लोगों को क्यों जला रहे हैं? मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ उनके पास। उद्धरण चिन्ह। और वो जाने लगा तो अक्षय उसे रोकते हुए बोला, अरे यार रुक जा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वियानश और सानवी को अकेला छोड़ दो। सौरभ ने फिर से चिढ़ते भी कहा, क्यों? मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? ये लोग हमें जला रहे हैं अपने ऐसे हरकतों के साथ। पहले पार्टी में उन्होंने किस और अब यहाँ। मैं तो बस उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम सिंगल लोगों को भी शांति से जीने का अधिकार है। उसकी ऐसी बात सुनकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, यार तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन दोनों को कुछ वक्त देते हैं, वो खुद आ जाएंगे। सौरभ ने कहा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे अपनी सेक्रेटरी आराध्या का नंबर देगा। अक्षय ने घूरकर उसे देखा। सौरभ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं लगता शादी के बाद वियानश ने के बिहेवियर ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया है? पहले क्या था और अब सानवी के प्यार में क्या हो गया है? हाँ, प्यार चीज ही ऐसी ही होता है, अच्छे अच्छों को बदल देती है। अक्षय ने कहा तो सौरभ उसे अपनी एक भौं उठाकर देखते हुए बोला, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इसकी। सच सच बता कौन है वो लड़की? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अक्षय नजरें चुराते हुए बोला, अरे ऐसी की बात नहीं है, जब कोई लड़की मिल जाएगी तो तुझे ही पहले बता दूंगा। सौरभ ने कहा और घड़ी में वक्त देखने लगा। उसने कहा, अब चले क्या? मुझे भी घर जाना है, मेरी वाली मेरा इंतजार कर रही है। अक्षय ने कहा, वाह बेटे, अभी तो कह रहा था आराध्या का नंबर चाहिए। सौरभ ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शक्ल देखी है उसकी, हमेशा बालों में इतना सारा तेल रहता है जैसे तेल की टंकी से निकल आए हो, और उसका वो काला भद्दा चश्मा, यक। कहते हुए उसने अजीब सा मुंह बनाया। अक्षय ने उसके बचाव में कहा, वो इसलिए क्योंकि वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है, वो बहुत सीधी है, ओके, रात रात भर काम करती रहती है। उसने इतना कहा ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा ये आराध्या का ही फोन है। उसने फोन सौरभ को दिखाते हुए कहा, सी वो अभी भी काम कर रही है। उसने फोन पिक किया और बात करने लगा, हाँ मिस गुप्ता, मैं देख लूंगा फाइल। हाँ मैंने खाना खा लिया। हाँ मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की है। हाँ मेरा ड्राइवर मेरे साथ ही है। हाँ ठीक है, अब तुम सो जाओ, तुम्हें लेट नाइट काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बाय, गुड नाइट। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। बहुत ख्याल रखती है तेरा, क्या बात है? सौरभ ने उसे टीज करते हुए कहा तो अक्षय बोला, अरे नहीं यार, तू तो जानता ही है, मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद उसने ही मेरा ख्याल रखा, वो तो मेरे लिए छोटी बहन की तरह है। सौरभ ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, हाँ हम तो कुछ है ही नहीं न तेरे लिए। अक्षय ने उसके कंधे को पकड़ और कहा, अरे नहीं यार, अगर वो मेरी बहन है तो तुम लोग तो मेरी जान हो। सौरभ ने कहा, चल रहने दे, ज्यादा इमोशनल मत कर, हम माफियाज हैं। अक्षय सीधा खड़ा हो गया। सौरभ ने कहा, अच्छा अब उन्हें बोला, मैं ज्यादा देर और खड़ा नहीं रह सकता यहाँ। अक्षय ने सर हिलाया। उसने वियानश को फोन मिलाया। इधर वियानश और सानवी एक दूसरे की प्रेजेंस को दिल कर रहे थे कि तभी वियानश के पॉकेट में उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर सानवी ने आंखें खोली। उसने वियानश को देखा, वो उसके कंधे पर मारने लगी, लेकिन वियानश का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सानवी ने ये फील किया और जोर से उसके निचले होठ पर बाइट किया। वियानश ने उसे झट से छोड़ दिया। उसने होठ को हाथ लगाया, फिर सानवी को देखने लगा। सानवी ने कहा, वो आपका फोन बज रहा था। वियानश ने चिढ़ते हुए अपने फोन को देखा जहां पर अक्षय का नंबर दिख रहा था। उसने फोन पिक किया और उस तरफ देखा जहां वो लोग खड़े थे। अक्षय ने कहा, साले तेरा रोमांस हो गया तो जल्दी आ, ठंड में कुल्फी जम रही है हमारी। वियानश ने चिढ़ते हुए फोन काट दिया। उसने सानवी को देखा जो इधर उधर देख रही थी। उसने कहा, आई थिंक हमें चलना चाहिए। सानवी ने अपने बालों को कान के पीछे किया और हाँ में सर हिलाया और चलने लगी।
तो व्यानश ने कहा, वेट। सानवी रुक गई। व्यानश ने अपना कोट उसके ऊपर डाल दिया और उसकी सैंडल पकड़ते हुए उसे गोद में उठा लिया। सानवी ने उसकी गर्दन में अपने हाथों को लपेट लिया। व्यानश उसे लेकर अक्षय और सौरभ के पास आया। अक्षय और सौरभ उन्हें चिढ़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। व्यानश ने दोनों को इग्नोर किया। अक्षय ने उनके लिए कार का दरवाजा खोला तो व्यानश ने सानवी को कार में बिठाया। उसने अक्षय के दरवाजा बंद किया तो व्यानश ने उसके पेट पर कोहनी से मारा। औछा, बहुत जोर से लगी कमीन। व्यानश अपने आस्तीन मोड़ते हुए बोला, ड्रामेबाज। और वो ड्राइविंग सीट पर आते हुए बोला, उस चौहान का इंफॉर्मेशन कल सुबह तक मुझे चाहिए। सौरभ ने सर हिलाया। व्यानश ने कार स्टार्ट की और वे चले गए। उनके जाने के बाद अक्षय और सौरभ भी चले गए। इधर व्यानश और सानवी जा रहे थे। सानवी शांत सी बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। अभी अभी उन दोनों ने बीच पर जो किया था उसकी वजह से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वही व्यानश बार बार उसे देख रहा था। उसने सानवी को दूसरी तरफ देखते पाया तो उसकी थाई पर हाथ रखा। सानवी ने उसे देखा लेकिन उसके हाथ को हटाया नहीं। व्यानश उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। उसके इस तरह से देखने से सानवी की धड़कन ने रफ्तार पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बात कर रहे हैं। कार में अचानक से टेंशन बढ़ने लगी। व्यानश ने झटके से कार रोकी। सानवी अभी भी उसे देख रही थी। व्यानश ने उसे देखा। कुछ देर एक दूसरे को देखते रहने के बाद व्यानश ने अपना सीट बेल्ट हटाया और सानवी के पास झुकते हुए उसके गाल को पकड़कर उसके होठों को चूम लिया। उसने सीट को नीचे किया और अपना पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर डालते हुए उसके ऊपर आ गया। सानवी का जैसे दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। कुछ देर बाद व्यानश उसके होठों से दूर हुआ और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। सानवी ने आंखें बंद कर ली और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। व्यानश के होंठ सानवी की गर्दन से होकर कॉलरबोन और फिर कंधे को चूमने लगे। सानवी मदहोश होती जा रही थी। व्यानश सानवी के कंधे से कपड़े हटाते हुए उसकी गर्दन पर चूमने लगा लेकिन उसे ड्रेस की वजह से ठीक से एक्सेस नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने हाथ पीछे ले जाकर उसकी ड्रेस की जिप को ओपन किया। इधर सानवी का जैसे दिमाग खुला। उसने झट से आंखें खोली और व्यानश को धक्का दिया। व्यानश ने उसे सवालिया नजरों से देखा। उसने बीच में उसे इस तरह क्यों रोका। सानवी कांपती हुए हाथ से कपड़े ठीक करते हुए बोली, वो हमें घर जाना है प्लीज। और वो बाहर की तरफ देखने लगी। व्यानश के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसने सानवी को आखिरी बार ठंडी आंखों से देखा और फिर अपनी सीट पर सेटल हो गया। उसने कार स्टार्ट की और तेज स्पीड से ड्राइव करने लगा। सानवी बाहर की तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी वो व्यानश के टच से बहक गई थी। उसने दरवाजे में कांच में खुद के रिफ्लेक्शन को देखा। उसकी नज़र अपने कंधे से नीचे एक कट के निशान पर पड़ी और वो वास्तविकता में लौट आई। जस्ट 71 शॉक। प्रिया, मैं जानती हूँ इसके बाद आप में से कई लोग ऑफेंस हो जाएंगे लेकिन क्या करूँ यार, व्यूज फ्रिज हो चुके हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, बट मैं कहानी आगे लिखना चाहती हूँ, प्लॉट आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब इसे कैसे आगे बढ़ाऊँ समझ नहीं आ रहा। कन्फाउंडेड फेस। बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ये दुख कहीं खत्म नहीं होता बे। विकी कौशल की आवाज में। खैर चलो कहानी बढ़ाते हैं। रात के 12 बजे रहे थे और व्यानश और सानवी की कार मेंशन के सामने आकर रुकी। सानवी ने व्यानश को देखा और व्यानश ने सानवी को। सानवी को अभी भी व्यानश से नजरें मिलाने में अजीब लग रहा था। वह कहाँ से उतरने जा रही थी लेकिन व्यानश जल्दी से कैसे बाहर आया और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह सानवी के प्यारे पैरों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। सानवी उसे ही देख रही थी लेकिन व्यानश उसे नहीं देख रहा था। वह सीधा चलते हुए मेंशन के अंदर आ गया। उसने देखा वहां पर सर्वेंट अभी भी जाग रहा है। ये एक मिडिल एज आदमी था जो व्यानश की गैर मौजूदगी में उसके मेंशन का ख्याल रखता था। उन दोनों को ऐसे देखकर उसने अपना सर झुका लिया। सानवी ने अपना चेहरा उसके सीने पर छुपा लिया। व्यानश सानवी को लेकर कमरे की तरफ जाते हुए सर्वेंट से बोला, गर्म पानी कमरे में लेकर आइए। उद्धरण चिन्ह। और वो उसे लेकर कमरे में आया। उसने सानवी को उसके पैरों पर खड़ा किया तो सानवी उससे दूर होकर खड़ी हो गई। व्यानश कुछ देर उसकी पीठ को देखता रहा। कुछ पल में बाद वह उसके पास आया और उसे पीछे से हक कर लिया। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। व्यानश ने उसके बालों को उसके कंधे पर डाला और उसके कोट को हटाते हुए उसके गर्दन पर किस करने जा रहा था कि उसने अपने सामने मिरर में भर नहीं दोनों के परछाई को देखा। सानवी ने कसकर आंखें बंद कर रखी थी और उसकी मुट्ठी भी कपड़े पर कई हुई थी। उसे इस तरह देखकर व्यानश के दिल में टीस सी उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से सानवी को क्या हो जाता था।
कभी वो खुद ही उसके पास आ जाती थी तो भी दूर चली जाती थी। उसने उसे गहरी आंखों से देखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सानवी ने आंखें खोली और गहरी सांस लेने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा वियानश वापस आ गया है। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां पर वो सर्वेंट खड़ा था। उसके हाथ में गर्म पानी का ग्लास था और गर्म कपड़े भी रखे थे। उन्होंने कहा, साहब ने कहा आपके लिए गर्म कपड़े और पानी भेजा है। सानवी ने अपने होठों को दांतों में दबा लिया और उनके पास आकर उन्हें लेते हुए बोली, थैंक यू काका, आप जा सकते हैं। वो सर्वेंट चले गए। उनके जाने के बाद सानवी ने पहले कपड़े बदले, लेकिन कपड़े बदलते हुए उसे छींक आने लगी। उसने गर्म पानी पीने का सोचा। उसने जैसे ही ग्लास को उठाया उसकी नज़र ट्रे पर एक मेडिसिन पर पड़ी जो सर्दी के लिए थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये आदमी उसका इतना ख्याल क्यों रख रहा है। अगले दिन सुबह के 7 बजे बज रहे थे और प्रिया की आंख खुली। उसके सर में बहुत तेज दर्द था। उसने अपने सर को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। तभी उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, खास करके उसके पेट से निचले हिस्से में। उसने उस जगह को हाथ लगाया। व्हाट द फक, मुझे इतना दर्द। उसने इतना कहा ही था कि उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, क्योंकि अब उसकी नज़र एक ऐसी इंसान पर पड़ी थी जो बिना कपड़ों के उसके बगल में सो रहा था, और सबसे बड़ी बात ये उसके कमरे में क्या कर रहा था। उसने देखा उसके ऊपर उसका एक हाथ है। उसने उस हाथ को जोर से धक्का दिया। उसने अपना सर पकड़ लिया और कल रात हुई सारी घटनाओं को याद करने की कोशिश करने लगी। अचानक से उसके दिमाग में कल रात की यादें ब्लास्ट होने लगी। व्हाट द हेल अर्जुन, उसने अपनी हालत देखी। उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा जहां पर अर्जुन की पकड़ से निशान से बन गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओ गॉड, ओम क्या सोचेगा उसके बारे में। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपने कपड़े इधर उधर देखने लगी। उसने पास में ही पड़े टॉवल को उठा लिया और उसे लपेटकर अपने कपड़े देखने लगी, लेकिन वहां पर उसका बैग नहीं था। शिट, मेरे सामान कहाँ हैं? कल तो यही थे। तभी उसकी नज़र रूम के कार्ड पर पड़ी जो टेबल पर रखा था। 1000 वॉट, पर मेरा तो 100 था ना, मैं यहाँ कैसे आ गई? उसने कहा और फिर से अर्जुन को देखा। मर गए यार, इस श्रुति की बच्ची को तो मैं। श्रुति उसकी बहन जिसने उसे कल ज्यादा पिला दिया था। उसने अपनी बहन को कोसा। उसने सोचा वो अर्जुन से बात करेगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। उसे घुटन होने लगी। उसने वॉशरूम से अपने कपड़े लिए और जल्दी जल्दी पहनकर बाहर चली गई। उसने जाते हुए दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि अर्जुन की आंख खुल गई। उसने झटके से आंख खोली और आंख खोलते ही उसे भी प्रिया की तरह सर में तेज दर्द का एहसास हुआ। वो उठकर बैठ गया। उसे एहसास हुआ उसके शरीर एक भी कपड़ा नहीं है। वो पैनिक करने लगा। कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। उसने अपने कपड़ों को देखा जो फर्श पर फैले हुए थे। फिर अचानक से उसे कुछ एहसास हुआ। उद्धरण चिन्ह, शिट, नो नो नो, ये नहीं हो सकता। और उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाया। बेडशीट पर कुछ ऐसी नीचे दी जो अर्जुन को बता रही थी कि कल रात वो किसी लड़की के साथ था, और उसने क्या किया था वो भी। अर्जुन पैनिक करने लगा। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और अपने पैर के पॉकेट से फोन निकाल कर किसी को फोन मिलाते हुए बोला, मुझे इस लॉबी कम सीसीटीवी फुटेज चाहिए अभी इसी वक्त। तभी उसकी नज़र अपने पैर के पास एक पेंडेंट पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा। यह उसका तो नहीं लग रहा, लेकिन ये किसी लड़की का था। उसे लग रहा था जैसे उसने इसे कहीं तो देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी उसे अपने पेट के पॉकेट में डाला और बिखरी हालत में कमरे से बाहर आया। उसने इधर उधर देखा जहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ प्रिया भागकर लिफ्ट के अंदर आई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और दीवार से टिकर बैठ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने ओम को धोखा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस कमरे में क्यों आई थी। प्रिया ये सब सो रही थी कि उसका फोन पास में बजने लगा। अचानक से फोन की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। उसने कहा, आपके हाथ से फोन निकाला और देखा तो यह उसका ओम का फोन था। उसने अपने मुंह को फिर से हाथ से दबा लिया और सुबह करने लगी। कुछ देर फोन बजाने के बाद फोन कट गया, लेकिन दोबारा फिर से फोन बजने लगा। उसने अपने आंसू साफ किया और खुद को नॉर्मल करने के लिए गहरी गहरी सांस लेकर फोन को पिक किया। हेलो ओम, सामने से ओम की चाहते हुए आवाज आई। बेबी गेस व्हाट, मैं मुंबई आ रहा हूँ तुम्हारी कजन की शादी अटेंड करने। उसकी बात सुनकर प्रिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सुबकने लगी। ओम ने उसका कोई जवाब न पाकर कहा, प्रिया तुम सुन रही हो? प्रिया ने अपने आंसू साफ किया और कहा, ओम मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी बुला रही है।
ओम ने कहा, ओके ऑल राइट, मैं मुंबई में आकर तुमसे मिलता हूँ, बाय, लव यू। प्रिया ने धीरे से कहा, लव यू टू, और उसने फोन काटा और सुबकने लगी। वी आर मैंशन। सानवी की नींद दरवाजे पर दस्तक से खुली। उसे याद नहीं रहा कल रात को कब सो गई थी। उसने अपने बगल में देखा जहां पर व्यानश के आने का कोई निशान नहीं था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलना आ गई। उसने देखा वह सर्वेंट उसके लिए ट्रॉली में ब्रेकफास्ट लेकर आया था। गुड मॉर्निंग मेम साहब। साहब ने आपको ब्रेकफास्ट देने के लिए कहा है। सानवी ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, आप इसे यहीं रखिए। काका उसका ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आ गए। तभी उससे बाहर से हंसने की आवाज आई। काका जाने लगे तो सानवी ने पूछा, सुनिए, बाहर क्या हो रहा है? कोई आए हैं क्या? काका ने कहा, हाँ मेम साहब। साहब के दोस्त आए हैं और बैठकर बातें कर रहे हैं। सानवी ने कहा, ओ ठीक है, आप नाश्ते को नीचे ले जाइए, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। काका खाना लेकर चले गए। सानवी फ्रेश होने चली गई। दूसरी तरफ व्यानश, अर्जुन, अक्षय, सौरभ और ध्रुव डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, या फिर कहा जाए ब्रेकफास्ट कम हंसी मजाक ज्यादा कर रहे थे। व्यानश तो था ही सबसे खड़ूस, लेकिन आज अर्जुन भी बहुत शांत था। उसे ऐसे देखकर अक्षय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई क्या हुआ, तेरा मुंह ऐसे क्यों लटका हुआ है जैसी तेरी बीवी भाग गई हो? उसकी बात सुनकर अर्जुन ने चिढ़ते हुए उसे देखा। सौरभ ने कहा, हाँ भाग ही तो गई, क्या किसी को पता है कल रात अर्जुन के कमरे में कौन था? उसकी बात सुनकर अर्जुन ने झट से उसे देखा और सबका सर भी उसकी तरफ ही घूम गया। सौरभ ने अर्जुन को चिढ़ाने वाली नजरों से देखा और कहा, क्या बता दूं सबको? अर्जुन ने उसे वार्न करते हुए कहा, सौरभ, एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकाला और मैं तुम्हारा सर तुम्हारे घर से अलग कर दूंगा, सच कह रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सौरभ हंसने लगा। उसने कहा, फिर तो सबको पता ही चलना चाहिए, चाहे इसके लिए मेरा कर ही कलम क्यों ना हो जाए। उसकी बात सुनकर व्यानश ने कहा, सौरभ पहेली बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ बात क्या है। सौरभ, डोंट। अर्जुन ने इसे आंखें दिखाते हुए बोला, लेकिन सौरभ ने उसकी बात को इग्नोर किया और बोला, क्या तुम लोगों को पता है अर्जुन इज नो मोर वर्जिन नाउ। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। वहीं अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सुबह होटल के स्टाफ से लॉबी का सीसीटीवी फुटेज मांगा था, लेकिन उन लोगों ने उसे भेजने की जगह सौरभ को उसे वीडियो को भेजा था और उसने ये भी देखा था कि उसके कमरे से एक लड़की अपना चेहरा छुपाते हुए बाहर निकल रही थी, लेकिन सीसीटीवी में उसे लड़की का चेहरा साफ नजर नहीं आया। सौरभ की बात सुनकर सब हंसने लगे। ध्रुव ने जूस पीते हुए कहा, क्या बात है अर्जुन, तुम तो फास्ट फॉरवर्ड निकले, कौन है वो लड़की? अर्जुन ने कहा, आई डोंट नो, कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और वो सब। सौरभ ने कहा, अरे भाई काम डाउन, अब ये एक ना एक दिन तो होना ही था ना, अच्छा है अभी हो गया, नहीं तो तेरे लक्षण देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तू कुंवारा ही मर जाएगा। अर्जुन ने चिढ़ते हुए उसे देखा। तभी वहां पर सानवी आ गई। उसने अभी भी नाइट गाउन पहना था जिसने उसके परफेक्ट कर्व्स को हक किया हुआ था। उसे देखकर ध्रुव की आंखें आज भी उस पर टिक गई। वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। बिना मेकअप के भी सानवी का फेस बहुत ग्लो कर रहा था। वहीं उसे देखकर सब शांत हो गए। सानवी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग भाभी, प्लीज सिट, सौरभ ने कहा और उसके लिए कुर्सी खींची। सानवी बैठ गई। उसने व्यानश को देखा जिसका ध्यान खाने पर था। उसने सानवी के प्रेजेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, लेकिन कल रात की बातें याद आने के बाद उसके कान गर्म होने लगे थे। काका ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया तो सानवी चुपचाप खाने लगी। अब तक वहां पर जो उन दोस्तों की हंसी गूंज रही थी, अब वहां अचानक से सन्नाटा छा गया। सौरभ और अक्षय ने एक दूसरे को देखा और धीरे से कहा, इन दिनों को क्या हुआ, कल रात तो इतना लवी डोवी हो रहे थे, अब इनका मुंह क्यों सड़ा हुआ है? अक्षय ने कहा, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच ऐसा होता है। सौरभ ने कहा, हाँ जैसे तुझे बड़ा पता है, तूने शादी कर ली है न? अक्षय ने चिढ़ते हुए उसे देखा। इधर सानवी ने व्यानश को देखा और अपने मन में बोली, इन्हें समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तभी उसने सैंडविच खाई जिसमें चिल्ली सॉस ज्यादा थी। वो खांसने लगी। उसे देखकर ध्रुव, अर्जुन और व्यानश तीनों ने एक साथ पानी उसकी तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने कहा, तुम ठीक हो? सानवी ने तीनों को देखा और सर हिलाया। अर्जुन उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे पानी पिलाने लगा। सानवी ने व्यानश को देखा जिसके नाक से धुआं निकल रहा था। वो उसे बहुत गुस्से से घूर रहा था। उसने ग्लास को हटाया और अर्जुन से कहा, थैंक्स अर्जुन। अर्जुन ने सर हिलाया और उसके पास बैठ गया। सानवी व्यानश को देखते हुए फिर से खाना खाने लगी और व्यानश भी उसे ही घूर रहा था। इस बात से अनजान कि कोई तीसरा भी था जिसकी आंखें उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी।
कौन था वो? जस्ट 72 सेंशुअल किस। सानवी, वियानश, अर्जुन, अक्षय, सौरभ, ध्रुव सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ध्रुव अर्जुन और सानवी को देख रहा था। उन तीनों को देखकर ध्रुव की आंखें जल रही थी। उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सानवी जो उसकी बीवी बनने वाली थी वो उसके दोस्त की बीवी थी और इस वक्त उन दोनों को इस तरह एक दूसरे को टीज करते हुए देख रहा था। उसने कसकर कटलरी को पकड़ लिया। वो उसे लग रहा था अभी वो इस अर्जुन के हाथ को काट दे जो सानवी के पीठ को छू रहा था। उसके साथ तेज हो गई। वो रेंज में आता कि तभी सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए बोला, ध्रुव। हाँ, ध्रुव होश में आया। उसने सौरभ को देखा तो सौरभ उसे ही घूर रहा था। तभी वियानश ने भी उसे देखा। वही अर्जुन ने टेबल पर रखा और कहा, कितनी लापरवाह हो तुम। और वो उसे डांटने लगा। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी अर्जुन, ये थोड़ा ज्यादा तीखा था। हाँ, तो जब तीखा खाया नहीं जाता तो क्या ही जरूरत। अर्जुन उसे डांटते हुए चुप हो गया। जब उसने सानवी का पपी फेस देखा, सानवी उसे बड़ी बड़ी अपनी प्यारी आंखों से देख रही थी। अर्जुन ने कहा, अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। सानवी ने सर हिलाया और खाने लगे। वही वियानश उन दोनों को घूर रहा था। ये लड़की यहाँ हर किसी के साथ कंफर्टेबल थी सिवाय उसके। कल रात जिस तरह वो बिहेव कर रही थी उसके बाद वियानश नहीं सोचा था कि वो उसे इग्नोर करेगा और अब उसने इतने कसकर ग्लास को पकड़ लिया कि ग्लास टूटकर चूर हो गया। उसके टूटने की आवाज सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। ग्लास का जूस पूरे टेबल पर फैल गया और वियानश के कपड़े भी गंदे हो गए। उसे ऐसे देखकर सानवी घबरा गई। वियानश जी, वही सब हैरान हो गए। वो उसके पास आने लगी लेकिन वियानश कुर्सी से उठते बोला, अर्जुन चौहान के पास उसके आदमियों का कटा हुआ सर 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। और वो चला गया। उसकी बात सुनकर सानवी सदमे में आ गई और वही अर्जुन, ध्रुव, सौरभ और अक्षय एक दूसरे को देखने लगी। कल रात ही तो अक्षय ने एक का सर काट के चौहान के पास भेजा था, फिर अब उसे सबका सर क्यों चाहिए? सानवी के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे, जबकि अर्जुन, ध्रुव, सौरभ और अक्षय के चेहरे सीरियस और टेंशन से भर गए। अक्षय ने धीरे से कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कल ही एक का सर काट कर भेज दिया था। ध्रुव ने जवाब दिया, वियानश की बातों से लग रहा है वो चौहान को खत्म करके ही मानेगा। सौरभ ने कहा, लेकिन ये खतरनाक है। वियानश जानता तो है कि चौहान कितना बड़ा शैतान है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वियानश कौन है। लगता है उसे चौहान के अच्छे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। राजेश चौहान मुंबई का सबसे बड़ा डॉन, उसके इशारे पर कोई भी कुछ भी कर सकता था। उसने वियानश को कई बार चैलेंज किया लेकिन वियानश के आगे उसकी एक नहीं चली। वियानश ने माफिया वर्ल्ड में आते ही मुंबई में अपनी पकड़ जमा ली जो कि पहले चौहान का हुआ करता था। इसलिए वो वियानश से अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते पंगे लेता रहता है। कहने का मतलब है कि चौहान को वियानश एक आंख नहीं भाता। उन लोगों की बात सुनकर सानवी का शरीर कांप गया। उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि वो इस वक्त एशिया का सबसे खतरनाक माफिया द ब्लैक डायमंड किंग से घिरी हुई है और उसका लीडर उसका पति है जिसे वो कुछ देर पहले इग्नोर कर रही थी। उसे ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि वियानश कितना ज्यादा खतरनाक है। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। तभी सौरभ उसके पास आते हुए बोला, भाभी आपको वियानश के पास नहीं जाना चाहिए। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। उसकी बात सुनकर सानवी चौंक गई। उसने अपनी लार निगल ली और कहा, लेकिन वो हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे, वो हमारे पति हैं। और उसने अपनी लार निगल ली। अक्षय ने कहा, ठीक है फिर जाओ उससे बात करके देख लो, अगर जिंदा बची तो हमें बता देना। सानवी ने फिर से अपनी लार निगल ली। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी जाने के लिए, लेकिन अभी अभी कुछ सेकंड पहले उसने जो कहा था उसे लोगों को साबित करना ही पड़ेगा। उसने सबको देखा और सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। सबने अपना सर हिलाया और कमरे के बाहर आ गई। दरवाजा खोलने से पहले उसके हाथ कांप से गए। उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोल उसकी आंखों के सामने वियानश का सेक्सी अट्रैक्टिव फिगर आया। वियानश उसकी तरफ पीठ करके खड़ा अपनी शर्ट को उतार रहा था, लेकिन उसके हाथों के पास लगे बटन्स अभी भी बंद थे जिन्हें वो निकालने में बिजी था। उसे देखकर सानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका दिल इसलिए धड़क नहीं रहा था क्योंकि वियानश बहुत सेक्सी लग रहा था, उसका दिल इसलिए धड़क रहा था क्योंकि उसे वियानश से बात करनी थी। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, हमें आपसे बात करनी है। पर वो आगे कुछ कहती कि वियानश ने कठोर आवाज में कहा, कुछ भी कहने से पहले ये समझ लो कि वियानश सिंह रायजादा को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। सानवी हैरान हो गई, क्या इस आदमी के सर के पीछे भी कान है या फिर आंखें जो उसे देख रही हो?
सानवी उसके पास आए और बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम मानते हैं वो आपके दुश्मन है, लेकिन इस तरह उनका सर काट कर उनके पास भेजना गलत बात है। लेकिन तभी अचानक से व्यानश उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी आंखें बहुत कठोर थी, वो उसे गहरी आंखों से देख रहा था। बहुत तेज कदमों से उसके पास आया। उसे अपने पास आते देखकर सानवी ने अपने कदम पीछे ले लिए और उसकी पीठ दीवार से छू गई। व्यानश एकदम उसके करीब आकर खड़ा हो गया, इतना कि उसकी गर्म सांसें सानवी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अचानक से उसे अपने पास देकर सानवी की हार्टबीट रुक सी गई। तो अब तुम्हारे अंदर मेरे दुश्मनों पर दया आ रही है? व्यानश ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तो सानवी ने कहा, हम ये नहीं कहते कि आप उन पर दया दिखाए, लेकिन आप उन्हें किसी और तरह से सजा दे सकते हैं। आप इंसान हैं, कोई जल्लाद नहीं। वो व्यानश को समझना चाहती थी कि वो जो करने जा रहा था वो कितना गलत है, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि वो इस वक्त व्यानश सिंह रायजादा के सामने खड़ी है, जिसे सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यानश ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? उसके सवाल पर सानवी ने जल्दी से कहा, नहीं, हम बस कह रहे हैं कि जो जिसका साथ जितना बुरा करता है उसे उससे भी ज्यादा कड़ी सजा भगवान देता है। उसकी बात सुनकर व्यानश ने अपनी आंखों को गोल घुमाया, जैसे उसे किसी बात से फर्क न पड़ रहा हो। सानवी कुछ कहती उससे पहले व्यानश ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, और तुम्हें लगता है तुम जो कर रही हो मेरे साथ वो क्या है? क्या मुझे दिखाई नहीं देता तुम मेरे दोस्त के साथ खुलेआम फ्लर्ट कर रही हो, वो भी मेरे ही सामने? इतना गट्स है तुम्हारे अंदर? बताओ मैं इसके लिए तुम्हें क्या सजा दूं? सानवी ने उसे देखा। ये आदमी दिमाग से सटका हुआ है, उसने कब अर्जुन के साथ फ्लर्ट किया? सानवी कुछ कहती उससे पहले व्यानश ने उसके गाल को पकड़ लिया और पजेसिव मैनर में बोला, लिस्टन लिटिल रैबिट, मैं तुमसे ये पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, इसके बाद में इस बात को रिपीट नहीं करूँगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम्हारे करीब किसी का भी आना बर्दाश्त नहीं है। अगली बार इस बात का ध्यान रखना, चाहे वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। सानवी ने देखा उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। उसे देखकर एक पल के लिए सानवी बहुत घबरा गई। व्यानश से इंटेंस नजरों से देख रहा था। सानवी की बड़ी बड़ी आंखें, उसके कांपते होंठ और गुलाबी चेहरा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उसने सानवी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच। सानवी उसके नेकेड चेस्ट से टकरा गई। व्यानश अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसे सानवी की आंखों में घबराहट नजर आ रही थी। व्यानश ने उसकी इनोसेंट आंखों को देखा और खुद को पिघलने से रोक नहीं पाया। वो उसके होठों को किस करने वाला था कि तभी सानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। व्यानश के होंठ सानवी के गाल को छू गए। ये देखकर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। उसने सानवी के गाल को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया, जिससे सानवी का पाउट बन गया। व्यानश ने दांत पिसते हुए कहा, तुम, और उसने उसके होठों पर किस कर लिया। सानवी ने कसकर अपने कपड़े को मुट्ठी में भींच लिया। व्यानश ने खुद को उसके और भी करीब कर लिया। वो उसके होठों से खेल रहा था, कभी उसके निचले होंठ को ऐसे के करता तो कभी ऊपर के। दोनों की नाक एक दूसरे की नाक से छू रही थी। व्यानश ने उसे दरवाजे से टिका दिया। वो उसे तब तक किस करता रहा जब तक सानवी ब्रेथलेस नहीं हो गई। सानवी के होंठ कितने मुलायम और सॉफ्ट थे, व्यानश का तो उनसे दूर होने का ही मन नहीं हो रहा था। वो उसे सेंशुअली किस कर रहा था। उसने सानवी के कर्व्स को स्क्वीज किया, जिससे सानवी ने झट से आंखें खोली। उसने व्यानश को धक्का देना चाहा, लेकिन व्यानश ने उसके हाथों को मोड़कर पीठ से लगा दिया और दूसरे साथ हाथ उसके बीसों को पकड़ लिया। उसके रफ हाथ को अपने सॉफ्टनेस पर महसूस करके सानवी की सांसें तेज हो गई। व्यानश उसके होठों से दूर हुआ और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। सानवी को उसकी दाढ़ी अपनी स्किन पर चुभ रही थी। व्यानश ने उसके हाथ को छोड़ दिया और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे सेंशुअली किस करने लगा। उसके इस सेंशुअल टच से सानवी का शरीर आज की तरह जल रहा था। उसकी स्लाइवा सानवी की गर्दन को गीली कर रही थी। सानवी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि व्यानश जिस तरह से उसके दिमाग के साथ खेल रहा था वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। उसे होश तब आया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। सानवी ने झट से आंखें खोली और व्यानश को जोर से धक्का दिया। उसने अपने होठों को हाथ के पीछे साइड से साफ किया और गहरी गहरी सांस लेते हुए व्यानश को देखने लगी। व्यानश ने चिढ़ते हुए उसे देखा। ये लड़की हमेशा उसे बीच में क्यों रोक देती थी। वह उससे फिर से आगे बढ़कर किस करने वाला था कि तभी दरवाजे की दस्तक तेज हो गई। उसने चिढ़ते हुए दरवाजे को देखा और दरवाजा खोला। उसके सामने ध्रुव खड़ा रहा। व्यानश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। ध्रुव ने कहा, व्यानश सब ठीक है ना? व्यानश ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ? ध्रुव ने सानवी की बिगड़ी हालत देखी।
फिर व्यानश से कहा, तुम बहुत गुस्से में थे इसलिए मुझे लगा तुम सानवी को चोट पहुंचा दोगे, इसलिए मैं देखने आ गया। उसकी बात पर व्यानश ने कहा, मैं गुस्सा तो था लेकिन मेरी बीवी के पास एक ऐसा जादू है कि वो मेरा गुस्सा एक पल में गायब कर देती है। कहते हुए उसने सानवी को देखा। अर्जुन ने अजीब सा मुंह बनाकर दोनों को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, फॉरगेट इट, मैं गोल्फ क्लब जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो। और वो चला गया। उसके जाने के बाद व्यानश ने फिर से दरवाजा बंद किया और अपने पैंट जिप निकालने लगा। ये देखकर सानवी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहा, आप नंगे क्यों हो रहे हैं? व्यानश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा। जस्ट 73 डैडी मैट्रियल विक्रम। व्यानश सानवी के सामने कपड़े बदलने जा रहा था, तभी उसे देखकर सानवी ने अपनी आंखों पर हाथों को रखा और व्यानश को देखते हुए बोला, आप हमारे सामने नंगे क्यों हो रहे हैं मिस्टर रायजादा? उसकी बात सुनकर व्यानश ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और अपनी कमर में हाथ रख के उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सानवी अभी भी बदक डर रही थी। व्यानश ने कहा, तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? सानवी ने कहा, नहीं पागल हम नहीं, आप हैं, ऐसे कहीं भी कपड़े उतारने लग जाते हैं। जाए चेंजिंग रूम में जाए, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, अगर हमारी जगह कोई और होता तो। कुछ तो शर्म करा कीजिए। व्यानश ने अपना शरीर लाया और उसके हाथ को हटाते हुए बोला, देखो मुझे ना तुम्हारी फालतू की बातें समझ नहीं आती, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह देखने का पूरा हक है, इसलिए तुम्हें अपनी आंखें ढकने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मुझे छू भी सकती हो, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। सानवी के हाथ को पकड़कर अपने चेहरे पर रखा और फिर उसके सीने से होकर पेट पर। सानवी को गूज़बम्स आने लगे। वह व्यानश के मसल्स को अपने हाथों पर फील कर रही थी। सानवी की आंखें अभी भी बंद थी। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और नहीं मैं कर हिलाते हुए बोली, नहीं हमें आपका कुछ भी नहीं देखना, आप चाहिए जल्दी कपड़े पहन कर आइए। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ, आंखें खोलो और देखो मुझे। व्यानश ने कहा, तू? सानवी ने नहीं में सर हिलाया। व्यानश बोला, अगर अभी आंखें नहीं खोली तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। यह व्यानश हमेशा उसे यही कहता था। सानवी ने चिपते हुए आंखें खोली और उसे देखते हुए बोली, ठीक है अब जाए और कपड़े पहन कर आइए। व्यानश ने कहा, ठीक है मैं कपड़े पहन लूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? सानवी ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। व्यानश भी उसे ही देख रहा था। उसने कुछ सोचा और व्यानश को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, ठीक है नहीं पहनना मत पहनिए। हमें क्या, जब देखो तब कुछ ना कुछ चाहिए रहता है इन्हें, थरकी कहीं के। और वह जाकर बेड पर बैठ गई। व्यानश का मुंह बन गया। वो चेंजिंग रूम में आ गया। उसने कपड़े चेंज किए और बाहर आ गया। अब उसने सिंपल सा टी शर्ट और ट्राउजर पहना था। टी शर्ट कितनी टाइट फिटिंग की, व्यानश डोले शोले विजिबल हो रहे थे। सानवी ने उसे देखा, वो काफी हैंडसम लग रहा था। व्यानश ने अपने बाल सेट किए और सानवी के पास आते हुए बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा तो रघु से मांग लेना। सानवी ने सर हिलाया तो व्यानश जाने लगा, लेकिन उसके हाथ से उसका वॉलेट गिर गया। उसके कुछ कार्ड बिखर गए। व्यानश ने वाले मिल देखा और अपने कार्ड को रघु रघु व्यानश सर्वेंट को आवाज देने लगा तो सानवी ने कहा, कभी अपने काम खुद भी कर लेना चाहिए, अगर इन्हें खुद से उठा लोगे तो आपकी कमर नहीं अकड़ जाएगी। कहते हुए वह उसके कार्ड को उठाने लगी। व्यानश कार्ड को लेते हुए बोला, मैंने इसीलिए घर में नौकर नहीं रखे कि मुझे अपना काम खुद से करना पड़े। सानवी आखिरी कार्ड उठाते हुए बोली, हाँ हाँ हम जानते हैं आप द ग्रेट व्यानश सिंह रायजादा जो ठहरे। और उसने कार्ड को देखा। उसमें व्यानश के कुछ डिटेल्स लिखे हुए थे, जैसे कि बर्थडे और नाम से लेकर सब कुछ। सानवी कार्ड को देखकर व्यानश के बर्थ डेट को अपने मन में अकाउंट करने लगी। जैसे ही एहसास हुआ कि व्यानश उससे पूरे 11 साल बाद है, उसका दिमाग अचानक से खुल गया। उसने बड़ी बड़ी आंखों से व्यानश को देखा। अगले 1 महीने बाद वह 32 का हो जाएगा। सानवी एकदम से फ्रिज हो गई। व्यानश ने उसे ऐसे देखा तो उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए बोला, यू फाइन। सानवी होश में आई। उसने कार्ड व्यानश को दिया और कहा, आप हमसे कितने बड़े हैं? उसकी बात सुनकर व्यानश ने कंफ्यूज लुक देते हुए कहा, व्हाट? सानवी ने उसे देखा और एक ही सांस में कहा, यही कि आप अगले महीने 32 के हो जाएंगे। उसके बाद सुनकर व्यानश ने कैजुअल कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उम्र से? इसका मतलब यह है कि आपके सामने हम बच्ची हैं। हमने नहीं सोचा था आप इतने ओल्ड हैं। व्यानश उसके पास आया और उसे गहरी आंखों से देखते हुए बोला, इनफ लिटिल डॉग, अब ये कोई मन नहीं रखता कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ और नहीं तुम मेरी बीवी हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सानवी ने अपने मन में कहा, इनसे तो बात ही करना बेकार है,
और परपटकते हुए बेड पर जाकर अपना फोन ढूंढने लगी। तभी वियानश का फोन बजने लगा। वह बात करते हुए बाहर निकल गया। इधर वियानश के जाते ही सानवी का फोन सोफे पर था जो अब बजने लगा था। उसने देखा ये प्रिया का फोन है। उसने राहत भरी सांस ली। वह जल्दी से फोन उठाते हुए सोफे पर बैठ गई। प्रिया, अच्छा हुआ तूने फोन कर लिया, हम तुझे ही फोन करने वाले थे। कुछ देर बाद उसका फोन फिर से बजने लगा। उसने फोन को कम से हटाया और उसे देखते हुए प्रिया से बोली, अच्छा एक सेकंड, चंचल का फोन आ रहा है, हम कॉन्फ्रेंस में कर रहे। जल्द ही उन्हें चंचल की आवाज सुनाई देने लगी। चंचल ने एक साइड होते हुए कहा, वाओ दी, आपने तो कमाल कर दिया, क्या छाई हुई है आप आज के न्यूज में। हम बिट्टू, तू ये क्या कह रही है? सानवी ने कंफ्यूज होते हुए कहा। तो चंचल बोली, आज का न्यूज नहीं दिखाओ, सभी तरफ आप और वियानश जीजू के हिसाब से चल रहे हैं। कैसे पार्टी में आप दोनों साथ में गए थे और वह आखिरी का किस, हाय सर, महफिल ही लूट लिया आपने तो। सानवी ने मुंह बनाया और कहा, ओए हेलो वियानश जी, कब से तुम्हारे जीजू हो गए? चंचल कुछ कहती उससे पहले प्रिया ने कहा, जब से उनसे तुझसे शादी की है। और वो तीनों बातें करने लगे। इधर वियानश कमरे से बाहर ही फोन पर बात कर रहा था। तभी उसे अर्जुन आता हुआ नजर आया। उसने फोन पर कहा, हाँ मुझे एनवेल्प मिल गए। उसके हाथ में एक एनवेल्प था। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, देखो तुम्हारे लिए कुछ है। वियानश ने फोन को पॉकेट में डाला और कहा, हाँ वीर ने बताया। उसने लिफाफे को लिया और कमरे में जैसे ही जाने को था कि उसे सानवी की आवाज आई, अरे यार यह सब छोड़, गैस कर, वियानश जी की उम्र कितनी होगी? ये सुनकर वियानश रुक गया। वहीं इधर सानवी फोन को स्पीकर में करके जूस पीते हुए प्रिया से बात कर रही थी। सामने से प्रिया ने कहा, हम आई गेस 25। सानवी नहीं में सर खिलाते हुए बोली, नो। इस बार चंचल ने कहा, अराउंड 27। सानवी ने फिर से सर हिलाकर बोला, नहीं, मे बी 24। इडियट्स, अगले महीने 32 के होने वाले हैं। सानवी की बात सुनकर प्रिया और चंचल हैरान हो गए। सानवी ने सीरियस होकर वाली, ही इज मच ओल्डर देन मी, और उसने जूस का सीप लिया। यार ये तो तुझे पूरे 12 साल बड़ा है, शक से लगता नहीं है लेकिन, प्रिया ने सरप्राइज होते हुए कहा। फिर उसने ने धीरे से कहा, इसका मतलब वो कुत्ता भी मुझसे बड़ा ही होगा। हे भगवान, एक बुढ़े ने मेरी वर्जिनिटी ले ली। और वो अपना सर पीटने लगी। तभी उसका ध्यान अपनी तरफ लाते हुए चंचल ने कहा, ओ दिस इज सीरियस इशू दी, दिस इज अ डैडी इशू। उसकी बात पर सानवी और प्रिया ने एक साथ कहा, शट अप बिट्टू, तू ये सब बात करने के लिए अभी बहुत छोटी है। सानवी ने कहा तो चंचल आंखों को गोल घुमाते हुए बोली, ओ कम ऑन दी, आजकल सबको सब पता होता है। आप मुझसे बस 5 साल ही बड़ी हैं, लेकिन लगता है आपके पास मुझसे भी कम दिमाग है। अगर वियानश जीजू के जैसे मेरे पति होते न तो मैं तो 7वें आसमान में उड़ती। शट अप बिट्टू, तुझे ये सब कौन सिखाता है? सानवी ने फिर से उसे डांटते हुए कहा तो चंचल बोली, दी शायद आप भूल रही हैं आपकी प्यारी बुक्स। आपने तो मेडिसिन्स के नाम पर इतने सारे बुक्स को कलेक्ट किया है, आज वो मेरे काम आ रही है। वैसे आप वहाँ कैसे जी रही है अपने बुक्स के बिना? कहीं नया कलेक्शन तो खड़ा नहीं कर लिया? वियानश जीजू के साथ सीन रिक्रिएट करने में मजा आता होगा ना? उसकी ऐसी बातें सुनकर सानवी का चेहरा लाल हो गया। वहीं प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। हाँ सानवी बता, क्या चल रहा है तेरे वियानश जी के साथ? उसकी बात पर चंचल भी हंसने लगी। शट अप प्रिया, अब तू शुरू मत हो जा, वैसे भी कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है? इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो, सानवी ने चिढ़ते हुए कहा। फिर चंचल से बोली, क्या जीजा जी इतने बुढ़े हो गए हैं कि उनसे कुछ नहीं होता, या फिर आपके अंदर वो बात नहीं है कि वो खुद आपसे दूर भागते हैं? सानवी ने गुस्से से कहा, चंचल तू जा, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। चंचल ने कहा, हाँ ठीक है, बाय, वैसे भी कल से मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, मैं जा रही हूँ। और उनके फोन काट दिया। तभी प्रिया भी चुप हो गई। उसने सीरियस होते हुए कहा, अच्छा सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है। इधर उनकी बातें सुनकर वियानश हैरान था और अर्जुन अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। वह उनकी बातें सुना था, उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो उसके पेट में भी दर्द होने लगा था। उसने वियानश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई साहब मान गए, क्या इमेज बनाई है तुमने अपनी बीवी की दोस्त और बहन की नजरों में? और वो दीवार से टिककर हंसने लगा। तभी उसके कानों में अचानक से प्रिया की आवाज आए और वो शांत हो गया। उसकी हंसी गायब हो गई। प्रिया ने कहा, आई एम नो मोर वर्गन नाउ। क्या? सानवी ने हैरान होते हुए कहा और सोफे से खड़ी हो गई। मतलब तूने और ओम ने? और उसने स्पीकर को ऑफ किया। प्रिया ने कहा, अरे नहीं यार, ओम नहीं,
और उसने सानवी को सब कुछ बताया जो कल रात हुआ था अर्जुन के बारे में छोड़कर। उसने ये नहीं बताया कि वो कल रात अर्जुन के साथ सोई थी। सानवी हैरान हो गई उसके लिए। प्रिया अब तू क्या करेगी? उसका दिल टूट जाएगा, सानवी ने निराश होते हुए कहा। तो प्रिया बोली, आई विल नो। अभी तक उसने कई कॉल किए, अब बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, इस वक्त कहाँ हो तुम? हम आ रहे हैं तुमसे मिलने। प्रिया ने सानवी को उसका एड्रेस बताया तो सानवी हैरान हो गई। कल रात वो पार्टी में उसी होटल में तो थी। ठीक है, हम आ रहे हैं। उसने फ़ोन रखा और चेंज करने चली गई क्योंकि वो अभी तक नाइट ड्रेस में थी। इधर व्यानश और अर्जुन अभी भी वहीं खड़े थे। व्यानश के नाक और कान से धुआं आ रहा था गुस्से की वजह से। उसने अपने मन में कहा, बुढ़ा, और मैं आज रात में तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। व्यानश का गुस्सा अब उसके चरम पर था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर खतरनाक भाव दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने व्यानश की ओर देखा और समझ गया कि वह अब किसी भी समय फंस सकता है। व्यानश ने गुस्से से एनोवलप को मुट्ठी में भींच लिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन भी वहां से चुपचाप चला गया, क्योंकि प्रिया की बात सुनकर उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा था। अर्जुन ने सोचा कि व्यानश का गुस्सा अब बहुत खतरनाक हो गया है और वह कुछ भी कर सकता है। उसने व्यानश को रोकने की कोशिश की, लेकिन व्यानश ने अब सोच किया था कि सानवी को वो सबक सिखाएगा। वो लोग नीचे आ गए, जहां पर ध्रुव, सौरभ और अक्षय खड़े स्मोक कर रहे थे। स्मोक करते हुए भी वो लोग बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। अर्जुन और व्यानश को आता देखकर सबने अपनी सिगरेट फेंक दी और फिर से व्यानश का गुस्से से लाल चेहरा देखकर सौरभ ने कहा, लगता है मिसेस माफिया जीत गई। और वो अपनी हंसी रोककर कार में बैठ गया। वो सब गोल्फ क्लब के लिए निकल गए जो कि मेंशन से दूसरी दिशा में था। कुछ देर बाद वे लोग गोल्फ क्लब में थे। ये गोलपड़ा शहर का जाना माना गोल्फ क्लब था जिसमें आमिर करके लोग टाइम पास करने के लिए आया करते थे। उन पांचों को देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें साथ में देखना बहुत रेयर होता था। कल रात पार्टी की न्यूज़ में उन्हें देखा था। सबने कैजुअल कपड़े पहने थे और सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। उन्हें आता देख ले क्लब का मैनेजर उनके पास आया और उन्हें अंदर ले गया। अभी उन्हें आए हुए कुछ ही देर हुआ था कि क्लब में कई सारे लोग दंदनाते हुए घुस आए। ए कौन हो तुम लोग? मैनेजर ने उन्हें अंदर आते हुए देखा तो कहा, लेकिन एक आदमी जो उनके पीछे से आ रहा था उन्हें देखकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए और वह चुपचाप खड़ा हो गया। व्यानश, ध्रुव, अर्जुन, अक्षय और सौरभ ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर चमक आ गई और होठों पर तिरछी मुस्कान। कौन था वो आदमी? क्या होगा आगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।